पहला तो है राइमन टाइमन रिएक्शन, जो तुम्हें याद ही रखना है। राइमन टाइमन रिएक्शन, इसके अंदर तुम क्या लेते हो, फिनोल, और फिनोल को तुम रिएक्ट कराते हो किसके साथ, CHCl3 और कोई भी बेस के साथ, जैसे NaOH ले लिया और एनी अदर बेस। ठीक, फिनोल को तुम किससे रिएक्ट कराते हो, CHCl3 या किसी भी बेस के साथ, एंड तुम्हारे पास मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड, CHO, इसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। बस एक दो ही रिएक्शंस कराऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी क्वेश्चंस के अंदर, तो पहले डिस्कस करा देता हूँ। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, एंड इसका मैकेनिज्म हमने लिखा हुआ है कॉपी में, तो वो एक बार देख लेना एक लाइन का। ठीक, एक हमें चाहिए कॉल्स रिएक्शन। कॉल्स रिएक्शन के अंदर फिनोल हम लेते हैं, ठीक, पहले इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। जब तुम फिनोल को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो तुम्हारे पास फिनॉक्साइड आयन मिलता है। क्या मिलता है, फिनॉक्साइड आयन, एंड फिर हम इसको रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉलोड बाय H+। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर H+ के साथ, एंड इससे अपने को मिलता है सैलिसिलिक एसिड। ये होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक, तो ये दो रिएक्शंस मेन हैं, राइमन टाइमन और कॉल्स, जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक, अगर तुम्हें डायरेक्टली ऐसे दिया है, कई बार वो तुम्हें पेपर में ऐसे दे देगा, काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसे दिया होगा कि तुम्हें फिनोल दे देगा एंड तुम्हें कहेगा कि पहले जी फिनोल को रिएक्ट कराया NaOH के साथ, फिर रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर रिएक्ट कराया H+ के साथ। ठीक, तो सीधा सीधा आंसर क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक, दो रिएक्शंस, राइमन टाइमन तो पेपर में आएगी, उसका एक लाइन का मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बताया था, वो भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, एंड सिंपल। उसके बाद कई बार वो सैलिसिलिक एसिड को रिएक्ट कराएगा किसके साथ, एक ये रिएक्शन है जो तुम्हें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगर वो सैलिसिलिक एसिड को रिएक्ट कराता है CH3COCl के साथ, CH3COCl के साथ, या फिर वो रिएक्ट कराए, हमने अमीन्स के अंदर पढ़ा था कि अगर हम CH3CO2O ये लें तो ये इसके जैसा ही होता है, बताया था ये नहीं है। ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं AC, ऐसे याद कर लो, CH3CO2O, या फिर इसको कई बार बुक्स में लिखा होता है AC2O। ठीक, इसको ऐसे मान के चलो कि ये क्या है, CH3COCl, चाहे ये लिखाओ चाहे ये लिखाओ, मान के चलो कि क्या है, CH3COCl, जैसे अमीन्स में हमने याद किया था कि इसको एज्यूम करके चलते हैं कि ये Cl है, तो यहां से Cl बाहर जाएगा और ये वाला H बाहर जाएगा। ठीक, ये वाला H बाहर जाएगा और यहां से क्या बाहर जाएगा, Cl, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, OCOCH3। देखो Cl तो बाहर निकल गया, तो COCH3 इसके साथ लग गया, एंड COH वैसा का वैसा ही पड़ा है। क्लियर? एक ये दो तीन रिएक्शन है जो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो प्री बोर्ड है चाहे वो बोर्ड है। पहले क्वेश्चन शुरू, बाकी तो याद ही है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, वो सब तो नॉर्मल है। डिहाइड्रेशन, पहले इथर से शुरू करते हैं, पिछली बार भी इथर रह गया था, इस बार भी चैप्टर लंबा है तो इथर से ही शुरू करेंगे। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल। ये तो मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है सीधा सीधा, तो H+ और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, आंसर आ जाएगा, है ना। जो डायरेक्ट है वो तो पता चल ही रहा है, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल, 2 पे लगाना है OH, मतलब मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ कैसे लगेगा, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, H+ और वाटर।
बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है भाई? बेंजाइलिक कार्बन से जब हम Cl लगाते हैं, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? बेंजीन का पड़ोसी। अगर मैं इससे Cl लगाऊं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। अब हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर हम KOH एक्वस लेते हैं, क्या लेते हैं? KOH एक्वस, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है एंड Cl या एनी अदर हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH। ठीक हो गया? अच्छा, एक चीज और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये जो है सो चैप्टर 1 में हमने बहुत बार किया है, ये कंपाउंड होता और इसको हम रिएक्ट कराते KOH एक्वस के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता? बेंजीन के साथ अगर कभी भी कोई हैलोजन लगा है तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अराइल लाइट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2OH, और ये वाला Cl ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक। एनिसोल, एनिसोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर, एंड इसको हमें कन्वर्ट करना है पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो क्या कर सकते हैं? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुइस एसिड, तो पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल है तो। ठीक। हाँ, अगर फिनोल आता है यहाँ पे, फिनोल के केस में याद रखना कि तीनों जगह पे लग जाता है। अगर हम फिनोल की रिएक्शंस देखें, अगर यहाँ पे तुम ब्रोमीन वाटर लेते, वाटर या एक्वस, तो तीनों जगह लगता। और अगर हम ब्रोमीन की ऑर्थोमेटा पैरा, मतलब प्रोडक्ट ये बनता, ये हमने लिखा हुआ है थ्योरी में, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भेजी थी जब ऑर्गेनिक की रिवीजन शुरू की है, तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में लिखा हुआ है ये। ठीक। लेकिन अगर यहीं पे हम ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं तो सिर्फ या तो ऑर्थो पे लगता है या पैरा पे लगता है, एंड पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। पैरा क्या होता है यहाँ पे? मेजर। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, ये तो हो ही जाएगा। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ol, ये देख लेते हैं। देखो, ये तो अब हम एल्डिहाइड कीटोन्स में रिवाइज कर ही चुके हैं काफी बार। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब C2H5 MgCl। ठीक। इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1-ol। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो C2H5 है, ये वाला, ये भी तो C2H5 ही है, तो ये तो हमें यहीं से मिल रहा होगा। ठीक। और हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या किया कि भाई अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएं किसके साथ? C डबल बॉन्ड O के साथ, तो डबल बॉन्ड का क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे बाकी के दो ग्रुप्स क्या हैं? H। बाकी के दो ग्रुप्स क्या हैं? H। तो यहां पे H ही रहने देता हूं। ठीक। तो पहले इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे हुई होगी? इसी के साथ हुई होगी। डबल बॉन्ड का क्या बन गया होगा? सिंगल बॉन्ड। O के साथ क्या आ गया होगा? H। और ये ग्रुप किसके साथ लग गया होगा? कार्बन के साथ। तो मतलब तुम इसको ऐसे लिखोगे, देखो तुम इसको लिखोगे ऐसे कि भाई हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई? पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5 MgCl, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद किससे रिएक्शन करानी है? H+ से, और हमें क्या मिल जाएगा? हमारा प्रोपेनोल। ठीक। कोई दिक्कत? क्लियर है? इस तरीके से लिखना है पेपर में, याद रखें। पेपर में ऐसे नहीं लिखना, पेपर में ऐसे ही लिखना है जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन में सीखा, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर H+। ठीक। प्रोपीन टू प्रोपेन 2-ol, ये तो सिंपल ही है, फिर से वही चीज है, मार्कोनिकॉफ है, तो नॉर्मल एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से आंसर आ जाएगा। PCl5 क्या करता है? OH की जगह क्या लगा देगा? Cl।
CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो Cl तो चला जाएगा लुईस एसिड के साथ, और CH3 कहाँ लग जाएगा? बेंजीन पे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक। एंड इसके अंदर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, CH3CH2O- एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। एंड वो किसको रिप्लेस कर देगा? Cl को। हो जाएगा ये तो, कोई दिक्कत है इसमें? बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारा, तो ये Cl को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, ठीक। तो बन जाएगा CH3OCH2CH3, सिंपल। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनोल टू एनिसोल? ये बताओ, फिनोल को एनिसोल में कैसे कन्वर्ट करें? देखो तुम्हारे पास फिनोल है एंड तुम्हें फिनोल को कन्वर्ट करना है एनिसोल में। ये मैंने अभी जो PCM हुआ था उसमें रिएक्शन डाली थी, ये फाइनल प्रोडक्ट बताना था, उसमें से ये प्रोडक्ट बन रहा था। देखो ये एसिड है, तो पहले मैं इसको NaOH से रिएक्ट कराता हूँ। किससे रिएक्ट कराता हूँ? NaOH से, क्योंकि देखो अगर मैं कोई भी लुईस एसिड वगैरह लेता हूँ तो रिएक्शन तो बेंजीन पे हो जाएगी, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस यूज करूंगा। कौन सी सिंथेसिस? विलियमसन। जब भी तुम्हें ईथर बनाना है, ये ईथर ही तो है, ROR, जब भी ईथर बनाना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करो? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या करते थे, कोई अल्काइल हैलाइड लेते थे और उसको रिएक्ट कराते थे किसके साथ? RO- के साथ, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती थी, हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस OR ग्रुप, ऐसे ही होता था। और हमने कहा था कि ये कभी भी 3 डिग्री नहीं होना चाहिए और कभी भी बेंजीन नहीं होना चाहिए, ठीक। याद आया कि ये विलियमसन सिंथेसिस में कभी भी R जो है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए या बेंजीन नहीं होना चाहिए। हाँ, यहां पे ये हो सकता है, ये 3 डिग्री भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में तुमने अल्काइल हैलाइड लेना है, अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्ट कराना है? RO- के साथ। ROR लग जाएगा, पेपर में पक्का आती है रिएक्शन। बस ये ध्यान रखना है कि जो तुम अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो R है वो बेंजीन नहीं होना चाहिए, मतलब अराइल हैलाइड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। अराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, 3 डिग्री हैलाइड यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ना, अब यहाँ बेंजीन लगा हुआ है तो इसका हैलाइड तो नहीं बना सकते, तो इसका हम क्या बना लेते हैं? RO-। क्या बना लेते हैं? RO-। तो वो कैसे बनेगा? एसिड और बेस की रिएक्शन से। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या होगा? सॉल्ट बन जाएगा, तो ये बन गया RO-, ठीक। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराता हूं? मुझे क्या लगाना है इसके साथ? CH3। तो CH3 के साथ मैं क्या ले लेता हूं? Cl ले लेता हूं। CH3 के साथ क्या ले लेता हूं? Cl। तो सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप, तो ये बन जाएगा, CH3 के साथ O लग जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ये? तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा, जब भी ईथर बनाने हैं तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस यूज करें। अल्काइल हैलाइड हो सकता है लेकिन 3 डिग्री नहीं, अराइल हैलाइड हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोपेन टू ओल, अब ये भी ईथर सिंथेसिस पे ही है। प्रोपेन नहीं, प्रोपेन टू ओल से हमें बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ओल। देखो जब भी कार्बन एक्स्ट्रा लगाना है ना और अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा ही होगा। ये याद रखो कि जब भी तुम्हें अल्कोहल बनाना है फाइनली और कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए तो क्या यूज करना पड़ेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर कार्बन सेम चाहिए तब नहीं यूज करना, अगर कार्बन बढ़ाने हैं और फाइनल प्रोडक्ट एक अल्कोहल है तो क्या यूज करना पड़ेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। किसके साथ? एल्डिहाइड और। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसका एल्डिहाइड या कीटोन बना लेते हैं। अच्छा ये कौन सा अल्कोहल है? तो 2 डिग्री का क्या बनता है हमेशा? कीटोन। क्या बनता है? कीटोन। तो मैं PCC से रिएक्ट कराता हूं और इसका कीटोन बना लेता हूं, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें और इसमें फर्क क्या है? 3 कार्बन यहां है, 3 कार्बन यहां है,
ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। O के साथ क्या लग रहा है H, और कार्बन के साथ क्या लग रहा है, ये ग्रुप CH3। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है ऐसे लिखना है, पहले लिखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, और सेकंड नंबर पे क्या लिखना है H+। ठीक, तो देखो क्या हुआ होगा, डबल बॉन्ड का क्या हो गया होगा, सिंगल बॉन्ड। O के साथ क्या लग गया होगा H, कार्बन के साथ CH3, सिंपल बन गया, कोई दिक्कत। तो जब भी तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए, एक एल्कोहल एंड कार्बन बढ़ाने हैं, तो तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में ही यूज किया जा सकता है। ठीक, तो पहले अगर एल्कोहल दिया है तो उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर लें डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक, क्लियर है ये। अगला, एनिलीन टू फिनोल। हाँ भाई ये बताओ, ये तो बहुत आसान है। जिया तुम बताओगी ये। एनिलीन टू फिनोल, बोलो जिया। NH3 तो पहले ही लगा हुआ। हाँ भाई कोई भी, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर में भी तो किया था जिया, उस दिन जब तुम आई थी सुबह, उस दिन। पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, NaNO2 और HCl, डाइएजोडाइजेशन से डाइजोनियम सॉल्ट। NH2 को हटाना है तो एक ही तरीका है कि उसका डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ। डाइजोनियम सॉल्ट को किससे रिएक्ट कराओ, वार्म वाटर से, OH आ जाएगा। किससे रिएक्ट कराओ, वार्म वाटर से, तो क्या आ जाएगा, OH। पुरानी रिएक्शंस को भूलना नहीं है, नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं चल पाएगी इस तरीके से, कहीं पे भी कुछ भी यूज हो जाता है। डन। राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये वही है जो अभी हमने किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, O के साथ क्या लग जाता है, CO CH3, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। देखो अगर तुम्हें कभी भी कोई ईथर दिया है, क्या दिया है, ईथर, ध्यान से सुन लेना एक बार। जैसे यहां पे ये ईथर दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये ईथर है, और ईथर को कभी भी तुम रिएक्ट करा रहे हो HX के साथ, जैसे यहां पे HI से रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक, तो तुमने क्या देखना है कि ऑक्सीजन के साथ जो दोनों कार्बन लगे हैं उसको देखना है। अगर ऑक्सीजन के साथ एक भी कार्बन 3 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक है, 3 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक, तो उस कार्बन के साथ हैलोजन लगा देना है। उस कार्बन के साथ क्या लगा देना है, हैलोजन, और दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या लगा देना है, OH। अगर ऑक्सीजन के साथ एक भी 3 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन लगा हुआ है तो उस कार्बन के साथ क्या लगाना है, हैलोजन, और दूसरे वाले कार्बन के साथ OH। ठीक, जैसे यहां पे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन लगा है ये कैसा है, 3 डिग्री। ठीक, तो मतलब यहां से ये बॉन्ड तोड़ देना है, यहां से ये बॉन्ड क्या कर देना है, तोड़ देना है। 3 डिग्री कार्बन के साथ तो क्या लगा दो, Cl, या जो भी तुमने हैलोजन लिया है, तो 3 डिग्री कार्बन के साथ मैंने क्या लगा दिया, आयोडीन, एंड इधर वाले हिस्से के साथ OH। तो CH3 जो बचा उसके साथ मैंने क्या लगा देना है, OH। क्लियर। अगर तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ 3 डिग्री बेंजाइलिक अलाइलिक कार्बन लगे हैं तो उस कार्बन के साथ क्या लगाना है, हैलोजन, और दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या लगाना है, OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, कोई दिक्कत। क्लियर है। हाँ, इसमें एक दो बातें ध्यान में रखनी है। वो बातें हैं कि बेंजीन के साथ अगर कभी भी ऑक्सीजन लगा है तो हमेशा यही बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कभी टूटता नहीं है। क्यों, क्योंकि किसमें है ये, रेजोनेंस में। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर बेंजीन से डायरेक्टली ऑक्सीजन लगा है तो वो बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। एंड इसमें से प्रोडक्ट अगर मिलेगा तो सिर्फ फिनोल, और जो भी तुमने यहां हैलोजन यूज किया वो R के साथ लग जाएगा। ठीक, एंड अगर इसमें से, वैसे यही याद रखो, अगर अगला क्वेश्चन आता है तो फिर मैं करा दूंगा उस टॉपिक पे। अब देखो ये कौन सा रूल है, हाइड्रोबोरेशन।
एंटी मार्कोनिक ऑफ डबल बॉन्ड का क्या करना है, सिंगल बॉन्ड, कम स्टेबल वाले पे OH, ज्यादा स्टेबल वाले पे H। ये कौन सी रिएक्शन है, कॉल्स रिएक्शन, अभी स्टार्टिंग में तो कराई, फिनोल NaOH कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस, पहला टॉपिक ये कराया ना मैंने तुम्हें, ये रही फिनोल NaOH कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस, क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। तो ये ध्यान रखें, ये पेपर में आनी है रिएक्शन, ठीक। फिनोल नहीं, कभी भी नहीं, COH के लिए कार्बन तो चाहिए, फिनोल NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस, ठीक, ध्यान रखें। ये कौन सी रिएक्शन है, कॉल्स, और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। ये वाला बताओ कौन सा रिएक्शन है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड कौन कौन सी रिएक्शंस हैं भाई, कीटोन बन जाएगा, ये तो एल्डिहाइड कीटोन्स में किया ही है। 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर 573 क्या बनता है, कीटोन। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड। कॉपर 573 से क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो यहां पे कीटोन बनेगा, इस पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, जहां OH लगा है वहां क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड O, कॉपर 573। एंड ये कौन सी रिएक्शन है अक्षिता, हाँ, एनिसोल, ओके। और कोई, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये भी स्टार्टिंग में पहली रिएक्शन कराई, राइमन टाइमन रिएक्शन। फिनोल क्लोरोफॉर्म NaOH H प्लस, जब क्लोरोफॉर्म आएगा फिनोल आएगा तो एक ही रिएक्शन है, कौन सी, राइमन टाइमन रिएक्शन। पेपर में 100% आती है इन दोनों में से एक, राइमन टाइमन चाहे कॉल, पक्का आनी है दोनों में से एक, ठीक। तो दोनों को भूलना नहीं है, इसका मैकेनिज्म जो एक एक लाइन का लिखवाया हुआ है वो याद करें, राइमन टाइमन या कॉल पे एक पक्का आएगी। तो ये राइमन टाइमन है, इसमें क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, फिनोल क्लोरोफॉर्म NaOH H प्लस, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाना है, CHO, ठीक। वाई इज फिनोल मोर एसिडिक देन इथेनॉल, क्योंकि फिनोल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जबकि इथेनॉल में कोई रेजोनेंस नहीं होती है। फिनोल ऐसे लिखोगे कि फिनोल से हमें मिलता है फिनॉक्साइड आयन, क्या मिलता है, विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, लेकिन इथेनॉल से कोई भी इथॉक्साइड आयन जो मिलता है उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती है, ठीक। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, कॉपर 573 क्या बनता है, कीटोन, हाँ। 3 डिग्री अल्कोहल्स में कॉपर 573 से डिहाइड्रेशन होती थी, क्या होती थी, तुम लोगों ने रिएक्शंस याद नहीं करी। 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 से क्या होती थी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, अल्फा से OH, बीटा से H, और क्या आ जाता था, डबल बॉन्ड। ठीक, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से डिहाइड्रेशन। एनिसोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, नहीं, मिथाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्रस AlCl3, ये तो अभी अभी किया। देखो एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, CH3Cl और एनहाइड्रस Al। तो देखो ये जो क्लोरीन है ये तो लग जाएगा, AlCl3 ले जाएगा, ठीक। और ये जो बचा हुआ CH3 है ये कहां लग जाएगा, बेंजीन पे, कहां लग जाएगा, बेंजीन पे, और कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन। तो पैरा मिथाइल एनिसोल, ठीक। फिनोल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, फिनोल से क्या मिलता है, जिंक डस्ट से बेंजीन, ऑक्सीजन बाहर आ जाता है और क्या मिलता है, ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनोल को जिंक से रिएक्ट कराने पे क्या मिलता है हर्ष, क्या मिलता है, हाँ, फिनोल मिलता है, फिनोल को जिंक से रिएक्ट कराने पे क्या मिलता है, पक्का, ऑक्सीजन का क्या हुआ, जिंक के साथ चला जाता है, जिंक ऑक्साइड,
Alcohols are more soluble in water than the comparable hydrocarbons with comparable molecular mass. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल. मिथॉक्सी क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल. ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, नाइट्रो तो हमें पता ही है NO2, और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल होता है बेंजीन के ऊपर OCH3. मिथॉक्सी, मिथॉक्सी क्या होता है, OCH3. पेन में ना कुछ अलग है, पता नहीं. चलो तो देखो इसमें ये -M ग्रुप है और ये कैसा ग्रुप है, +M. -M एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, +M एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है. तो तुम लिखोगे NO2 इज अ -M ग्रुप विच एनहांसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, whereas OCH3 मिथॉक्सी इज अ +M ग्रुप. मिथॉक्सी कैसा ग्रुप है, +M ग्रुप, और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम. ठीक, इसका जो अगला पार्ट है वो तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यूमीन की रिएक्शन, क्यूमीन याद है, आएगा आगे जाके, मैं तुम्हें रिएक्शन दिखा दूंगा. वो रिएक्शन भी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, ये तुम्हें याद ही रखना है. क्यूमीन इज अ बेटर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. क्यों, क्योंकि एक तो क्यूमीन की ऑक्सीडेशन से फिनोल मिलता है, क्यूमीन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, ये लिखना तुमने क्या है कि क्यूमीन इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. और इसका बाय प्रोडक्ट एक एसीटोन है, क्या है, एसीटोन, जो कि इंडस्ट्रियली एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है. यहां कहीं दिया भी होगा, ये रहा. ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट विच इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट एज केमिकल. ठीक, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. Why orthonitrophenol is steam volatile and paranitrophenol is less volatile? ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये तो हमने बहुत बार लिखा है स्टार्टिंग में. ऑर्थो में कैसी बॉन्डिंग होती है, इंट्रा, एंड पैरा में इंटर. तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. अगर ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो क्या होगा, स्टीम वोलेटाइल, और पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, स्टीम नॉन वोलेटाइल. Give reasons for the following. Protonation of phenol is difficult whereas ethanol is easily undergo protonation. हाँ, ये बताएं. फिनोल में रेजोनेंस हो रही होती है तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो फ्री नहीं होता. चलो सुनो, प्रोटोनेशन में होता क्या है, पहले सुन लो कि प्रोटोनेशन क्या होता है. किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है, H+ को. किसको डोनेट कर देता है, H+ को. इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन. क्या बोलते हैं, अब इसमें लोन पे डोनेट करने हैं. एक तरफ है हमारे पास फिनोल और एक तरफ है हमारे पास क्या दिया हुआ है, इथेनॉल. तुम क्या लिखोगे कि फिनोल में जो ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर हैं वो किस में यूज हो रखे हैं, रेजोनेंस में. तो वो डोनेट करने के लिए फ्री नहीं है. लेकिन इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो लोन पेयर्स आर कंप्लीटली फ्री टू बी डोनेटेड टू H+. तो इसीलिए ये इजीली प्रोटोनेट होता है और ये इजीली प्रोटोनेट नहीं होता. सिंपल, क्योंकि प्रोटोनेशन में ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करने हैं किसको, H+ को. फिनोल के लोन पेयर ऑलरेडी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं तो डोनेट करने के लिए फ्री नहीं है, लेकिन इथेनॉल के लोन पेयर्स फ्री हैं तो डोनेट हो जाते हैं. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन द डाइमिथाइल ईथर. इथेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड तुम्हें जब भी आएगा क्वेश्चन तो बना के दिखाना है, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ लिख के छोड़ दिया. इंट्रा आए, इंटर आए, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है तुम्हें बना के दिखानी है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर. ठीक, लेकिन डाइमिथाइल ईथर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है.
डाइमिथाइल ईथर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई दिक्कत? ठीक। एनिसोल ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स फिनोल एंड CH3I। ये तो हमने पढ़ा ही है कि अगर हम एनिसोल की रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं? एनिसोल की। एनिसोल क्या है? बेंजीन के ऊपर। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं HI के साथ, तो हमने क्या पढ़ा कि भाई बॉन्ड यहीं से टूटेगा, कभी भी बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटता। तो इसका आंसर क्या आएगा कि भाई ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर ऑक्सीजन का किस में इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में। रेजोनेंस के कारण क्या आता है वहां पे? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आता है? तो उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। ये नहीं लिखोगे कि कभी टूटेगा नहीं, मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तुमने क्या लिखना है कि बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन लगा है उसका लोन पेयर बेंजीन के साथ किस में है? रेजोनेंस में, जिसके कारण उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो इसीलिए फिनोल मिलता है और ये वाला बॉन्ड टूटता नहीं, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और हमें क्या मिल जाएगा? फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड। क्लियर? कोई दिक्कत? हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन अल्कलाइन KMnO4 अल्कलाइन मीडियम। ये कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही तो है। BH3 THF H2O2 एंड OH माइनस। प्रोपीन है, प्रोपेनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कम स्टेबल वाले पे OH, ज्यादा स्टेबल वाले पे H। डिहाइड्रेशन, ये तो हमने पढ़ा ही है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? अल्फा कार्बन से OH बाहर निकलता है और बीटा से क्या बाहर निकलता है? डिहाइड्रेशन में कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो, या फिर इन्होंने क्या दिया है हमें? 20% H3PO4। कॉपर 573 भी हो जाएगा। ठीक, तो बनना क्या है? ये कंपाउंड। कोई दिक्कत? ठीक, ओके। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए ज्यादा फुल सिलेबस होंगे, वो हम देख लेंगे। और क्या? ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट मतलब इनके अलावा। देखो, बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। वो गौरिश तो पहले निकल गया। और अगर हम इसको HI से रिएक्ट कराएं तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा? H, और CH2 के साथ क्या लग जाएगा? I। फिनोल 2 ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हाँ भैया, आंसर बताएं। ये अपना फिनोल, फिनोल को हमें कन्वर्ट करना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मतलब यहां CHO लगाना है। कैसे लगाएं? राइमन टाइमन। कौन सी रिएक्शन? राइमन टाइमन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म NaOH और फिर H प्लस। क्लोरोफॉर्म NaOH और सीधा लिख सकते हो ना एग्जाम में? ऐसे तो लिखना, और कैसे लिखोगे? नहीं मतलब अगर वो मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म लिखना, नहीं तो यहां पे ऐसे ही। मिथेनॉल टू इथेनॉल। हाँ भाई, इसका आंसर मिथेनॉल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक कार्बन का, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इथेनॉल। इथेनॉल मतलब ये चीज। तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो, एल्डिहाइड हमें फिर से अल्कोहल बनाना है और कार्बन बढ़ाने हैं, तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बन ये बढ़ाना है और उसके बाद H प्लस। कोई दिक्कत? क्लियर? फिनोल टू फिनाइल इथेनोएट, इसका स्ट्रक्चर ही बना दो पहले तो। फिनोल को कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनोएट। देखो, फिनाइल इथेनोएट
ये होता है फिनाइल इथेनोएट। ठीक, एस्टर क्या होता है? ये एस्टर। एस्टर की नेमिंग कैसे होती है? ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा होता है, सुन लो, एस्टर क्या होता है? अल्काइल एल्केनोएट, ये होता है एस्टर। ऑक्सीजन के साथ जो आर ग्रुप लगा होता है उसको हम बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं? और इधर वाले को बोलते हैं एल्केनोएट। क्या बोलते हैं? एल्केनोएट। जैसे मान लो मेरे पास ये एस्टर होता CH3COOCH3, तो ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन लगे हैं? एक। ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन लगे हैं? एक। तो उसका नाम पड़ता मिथाइल। क्या नाम पड़ता? और इधर कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो क्या नाम पड़ता? इथेनोएट। क्या नाम पड़ जाएगा? तो मिथाइल इथेनोएट। अब तुम्हें क्या बोला था? फिनाइल इथेनोएट। क्या बोला था? फिनाइल मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या लगाना था? बेंजीन। इथेनोएट मतलब 2 कार्बन। ठीक। देखो एस्टर है, एस्टर कैसे बनता है? एस्टेरिफिकेशन से। कैसे बनता है? एस्टेरिफिकेशन से। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ये तो है ही। अच्छा, एस्टर जब बनता है तो क्या होता है? या तो तुम RCOCl से रिएक्ट करा दो। किससे रिएक्ट करा दो? RCOCl से। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, ये हमें क्या बना के देता है? एस्टर। क्या बना के देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बाहर जाता है? OH। ये तो मेरे ख्याल मैंने पिछली क्लास में बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बाहर जाता है? OH। अल्कोहल से क्या बाहर जाता है? H, और बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक, तो देखो अल्कोहल तो अपने पास है ही, यहां से क्या बाहर चला जाएगा? H। तो बेंजीन के साथ O तो अपने पास है, हमें क्या चाहिए? CH3CO। हमें क्या चाहिए? CH3CO। तो हम क्या करते हैं? CH3CO, और इसके साथ में मैं क्या लगा देता हूं? OH। इसके साथ में मैं क्या लगा देता हूं? OH। और इसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? H प्लस के साथ। किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बाहर आ जाएगा? OH। बेंजीन से क्या बाहर आ जाएगा? फिनोल से H, और दोनों आपस में जुड़ के। नहीं, एस्टर नहीं है, इथर नहीं है ना, ये तो एस्टर है। विलियमसन तो इथर में काम आती है। राइट द प्रिपरेशन ऑफ 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो प्रोपेन मतलब कितने कार्बन? 3। 2-मिथाइल और 2-मिथॉक्सी। अब ये इथर है, तो हम क्या करते हैं? बड़े वाला ग्रुप, ये बड़े वाला जो ग्रुप है इसको मैं ऑक्सीजन के साथ रख लेता हूं, और छोटे वाले को किसके साथ रख लेता हूं? हैलोजन के साथ। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं वैसे, ठीक, मुझे भी याद रहता है कि कौन से स्टार्टिंग के क्वेश्चन हुए थे, ये एंडिंग वाले नहीं हुए थे, तभी मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन में आपने करवा रखा था, तभी तो मैं आंसर दे चुकी। चलो अच्छी बात है अगर कराया। वैसे भी ये लास्ट ऑर्गेनिक का दिन है, जब किसी 4 क्लासेस से बोल रहे हो, बस रिकॉर्डिंग्स हैं। ये लास्ट। राइट द फॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ रिएजेंट्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। फिनोल से हमें कन्वर्ट करना है क्या चीज? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। बताओ भाई कैसे करें? ये तो स्टार्टिंग में लिखवाया अभी अभी आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में कि अगर हम ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं तो तीनों जगह पे ब्रोमीन आ जाता है, लेकिन अगर ब्रोमीन के साथ CS2 लेते हैं, क्या लेते हैं, तो एक ही जगह आता है, या ऑर्थो पे या पैरा पे, एंड पैरा इज दी मेजर प्रोडक्ट। हाइड्रोबरेशन ऑफ प्रोपीन एंड देन ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनॉल, ये तो हमें पता है, BH3 THF H2O2 एंड ऐसे लिखना है, याद रखना हमेशा, रिएजेंट याद रखो, ये बहुत जगह यूज होगा पेपर में। पहले लिखना है BH3 THF, सिंपल, फिर लिखना है H2O2 एंड OH माइनस। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसीलिए पूरा नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक, एंड इससे क्या होगा? कम स्टेबल वाले पे क्या आ जाएगा?
OH, ज्यादा स्टेबल वाले पे क्या आ जाएगा H, सिंपल, कोई दिक्कत? ठीक। और इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसमें कितने मोल अल्कोहल मिलता है? 3 मोल। पैरानाइट्रोफिनोल, इथेनॉल एंड फिनोल। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पैरानाइट्रोफिनोल, क्योंकि -M ग्रुप लगा है। फिनोल, अल्कोहल और फिनोल में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है? फिनोल। और लास्ट में क्या आ जाएगा? इथेनॉल। क्लियर? देखो ये फिनोल है, ये फिनोल है, और ये क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल्स कम एसिडिक होते हैं, फिनोल्स ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो इथेनॉल तो चला गया लास्ट में। अब ये अकेला है बेचारा, जबकि इसमें क्या लगा हुआ है? -M ग्रुप। -M ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अच्छा, अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में कभी कोई पूछे तो कौन ज्यादा एसिडिक होता है? पैरा, क्योंकि ऑर्थो में क्या हो रही होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने लिखवाया हुआ कॉपी में, ठीक है। और स्टीम वोलेटाइल, स्टीम नॉन वोलेटाइल भी लिखवाया वहीं पे। प्रोपेनोल, प्रोपेन, प्रोपेनल। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड एंड फिर अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कोहल का सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर जनरल ट्रेंड देखें सबसे ज्यादा किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के बाद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसके बाद अल्काइल हलाइड्स, उसके बाद अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के बाद अगर कोई पूछे अमीन्स, अगर हम सारे ऑर्गेनिक का ही देखें, सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के बाद अमीन्स, अमीन्स के बाद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसके बाद अल्काइल हलाइड्स, अल्काइल हलाइड्स के बाद अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। ठीक। पहले 3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर कोई पूछे अमीन और अल्कोहल में से अल्कोहल का क्यों ज्यादा है? क्योंकि अल्कोहल में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है और अमीन्स में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक, ये तो सिंपल है क्वेश्चंस। और जितनी लॉन्गेस्ट चेन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे लॉन्गेस्ट चेन छोटी होती जाती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, ब्रांचिंग कम बढ़ती है तो सरफेस एरिया कम होता है। फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली, क्योंकि फिनोल में OH लगा है। क्या लगा है? OH। OH क्या है? एक +M ग्रुप। क्या है? और वो एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये हमने लिखा भी है कि वाई फिनोल इज रिंग एक्टिवेटिंग। ठीक, जैसे अमीन्स में हम कहते थे कि YNH2 इज रिंग एक्टिवेटिंग, लिखा था ना हमने वहां एक क्वेश्चन कि YNH2 इज रिंग एक्टिवेटिंग, क्योंकि वो रेजोनेंस करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लेके आता है? नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही OH, OH क्या है? +M ग्रुप है। OH क्या है? +M ग्रुप। वो भी क्या करता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पैरा पे कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल जल्दी आ जाता है, जल्दी अप्रोच करता है, रिएक्शंस फास्ट हो जाती हैं और वो क्या हो जाता है? रिंग एक्टिवेटेड। सेम रीजंस है, जैसे हमने एनालीन में किया है वैसे ही किसमें आ जाएगा? फिनोल में। क्लियर? कोई दिक्कत? अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्ट्रीम वोलेटाइल, ये तो हो ही जाएगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो पैरा। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ओहो लो फिर ये आंसर कर दो। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है? एक 3 डिग्री कार्बन बना लें और टोटल कितने कार्बन लगा दें? 4। तो ये 3 डिग्री है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऑन हीटिंग विथ सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड मतलब CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स 2 मिथाइल प्रोपीन इंस्टेड ऑफ। अच्छा देखो, ये विलियमसन ईथर है, RO- एंड अल्काइल हलाइड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमने क्या कहा था कि हम 3 डिग्री हलाइड्स ईथर सिंथेसिस में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्या शो कर देते हैं? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या यूज कर देते हैं? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन शो कर देते हैं। 3 डिग्री हलाइड्स हम क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या शो करते हैं? डीहाइड्रो। तुमने ये लिखना है कि ये 3 डिग्री हलाइड है। 3 डिग्री हलाइड प्रेफर्स टू अंडरगो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में क्या होता है?
Cl जिस कार्बन से लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, उसके पड़ोसी कार्बन को क्या बोलते हैं, तो इसका पड़ोसी ये ले लो बीटा, अल्फा से हेलोजन बाहर जाता है, बीटा से क्या बाहर जाता है, H, और डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये बन जाएगा जो पूछा है। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है। KOH अल्कोहलिक ले लो, या ये भी बेस ही होता है, ठीक। KOH अल्कोहलिक, सोडामाइड, एल्कोक्साइड आयन, ऑल थ्री आर बेसिस, ठीक। तो बस ये लिखना है तुमने कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस है और उसमें 3 डिग्री हलाइड अगर हम यूज करते हैं, इट प्रेफर टू अंडरगो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन विच विल प्रोवाइड, इसका नाम क्या बनेगा, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन ऑन रिएक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? कितना आसान है। फिनोल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, तीनों जगह NO2 लग जाता है, ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों जगह क्या लग जाता है, NO2, और उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। जब फिनोल की ऑर्थो मेटा पैरा तीनों जगहों पे NO2 लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। प्रोपीन ये तो हो जाएगा। सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड होता है ये, साथ में कह रहा है सोडियम, तो ये होता है सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज ट्रीटेड विद CH3Cl। किसके साथ रिएक्शन कराई, अच्छा क्या ये हलाइड 3 डिग्री है, नहीं, अगर 3 डिग्री होता तो क्या शो करता, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, लेकिन अभी ये क्या शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन, Cl की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा दो, विलियमसन ईथर ही तो है, देखो RO माइनस हलाइड, तो हमने कहा था कि RO माइनस जितना मर्जी बड़ा हो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जो हलाइड है वो क्या होना चाहिए, छोटा। ये क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। कोई डाउट? आसान है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1 ओल एंड ब्यूटेन 2 ओल? लुकस से ज्यादा अच्छा होता है आयोडोफॉर्म। ब्यूटेन 2 ओल विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये फिनोल है, ये अल्कोहल है, ये वाटर है। फिनोल तो ज्यादा एसिडिक हो गया, और मैंने तुम्हें बताया था वाटर से ज्यादा एसिडिक सिर्फ एक ही अल्कोहल है, कौन, मिथेनॉल। बाकी सब के सब अल्कोहल्स वाटर से कम एसिडिक है, बाकी सबके सब अल्कोहल्स वाटर से कम एसिडिक हैं। तो इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनोल, फिर क्या आएगा, वाटर, और लास्ट में क्या आएगा, इथेनॉल। अच्छा, और ये एसिडिक वाली रिएक्शन हमने क्या याद रखी, सिर्फ मिथेनॉल है जो किससे रिएक्ट कर जाता है, बेस से। किससे रिएक्ट कर जाता है, NaOH से या किसी बेस से। ओनली मिथेनॉल is the alcohol which reacts with NaOH to provide hydrogen, to provide water, sorry। सिर्फ मिथेनॉल है जो NaOH से रिएक्ट करता है, इथेनॉल या और कोई अल्कोहल NaOH से रिएक्शन शो नहीं करता है। ये भी हमने लिखा था उसमें, ठीक। सिर्फ मिथेनॉल है जो वाटर से क्या है, ज्यादा एसिडिक, इसीलिए वो NaOH से रिएक्ट करता है, लेकिन बाकी कोई भी अल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो सबके सब लेस एसिडिक हैं देन वाटर। ये याद रखें। ये तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। ये रिएक्शन तो मैं तुम्हें वैसे ही बता दी, तुम्हें तो बस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी थी। आयोडोफॉर्म हो गया। हाउ विल यू ऑब्टेन द फिनोल फ्रॉम क्यूमीन? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। ये रही क्यूमीन, ये होता है, और क्यूमीन का IUPAC नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन का IUPAC नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक। उसको किससे रिएक्ट कराना है, पहले ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट कराना है, यहां ये CH3 है, ये सही कर लेना, CH नहीं है, ये क्या है, CH3, ठीक। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये CH3 आएगा। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे ना तो यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में। यहां पे गलत लिखा, मैं लिखता हूं। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं क्यूमीन। क्या लेते हैं, क्यूमीन
क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इस तरीके से आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज क्यूमीन, या IUPAC वाइज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हमें रिएक्ट कराना है सबसे पहले किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ठीक, ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन लगा है इसके बीच में आ जाता है, ये जो हाइड्रोजन लगता है इसके साथ आ जाता है। कैसे आ जाता है देखो, ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है। इस चैप्टर की 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमन टाइमन, कॉल्प एंड क्यूमीन, जो बाय नेम है। इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर तुम्हें इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ? H+ और वाटर के साथ। यहां तुम्हें थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा कि जब तुम H+ और वाटर से रिएक्ट कराते हो, एक तो तुम्हें फिनोल मिलता है और एक तुम्हें मिलता है एसीटोन। क्या मिलता है? CH3COCH3। तो ये बेस्ट रिएक्शन क्यों मानी जाती है? क्योंकि एक तो इसमें क्यूमीन हम यूज करते हैं जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर में ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन ही होती है इसकी, कोई स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, एयर में जो ऑक्सीजन है उससे ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड इसमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? एसीटोन, विच इज इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ठीक, कोई दिक्कत? हाउ कैन यू ऑब्टेन फिनोल फ्रॉम क्यूमीन? ये तो हमने पढ़ ही लिया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड है। ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी भी खासियत क्या है? ये हमने पढ़ा था कि SHO3 को हम रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव। जब मैं रिवीजन करा रहा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो हम फिनोल लेते हैं और फिनोल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो तीनों जगह पे क्या आ जाएगा? Br। मान लो किसी एक जगह पे क्या लगा हुआ है? CH3, तो बाकी 2 जगह पे क्या आ जाएगा? Br। CH3 को हम रिमूव नहीं कर सकते, याद है? CH3 को हम रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर SHO3 लगा है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। याद आ गया सबको? SHO3 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें तो बहुत सीधा सीधा काम है। क्या करो, हमें क्या बनाना है? फिनोल। तो पहले इसको NaOH से रिएक्ट करा दो या वार्म वाटर से रिएक्ट करा दो, सीधा सीधा। वार्म वाटर या NaOH। ठीक, अगर NaOH यूज करोगे तो क्योंकि वो बेस है तो तुम्हें एसिड यूज करना ही पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? एसिड। क्योंकि अगर तुम्हें कभी भी एसिड बनाना है और तुम बेस से बना रहे हो तो तुम्हें फाइनली क्या यूज करना पड़ता है? एसिड। तो सीधा सीधा SHO3 हटके क्या आ जाएगा? OH। ठीक, SHO3 बड़ी आसानी से हटाया जाता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, कोई दिक्कत? बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट, ये तो आसानी है, वार्म वाटर लो, क्या बन जाता है? फिनोल। ठीक, ये तो बहुत बार कर लिया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डाइनाइट्रेशन ऑफ, ये भी मैंने उसमें डाला था, याद हो तो। अभी अभी जो तुम्हारा PCM हुआ था, PCM और PCB, 3-मिथाइल फिनोल, उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया था ये, और मैंने कहा था कि डाइनाइट्रेशन करानी है, उसका मेजर प्रोडक्ट बताओ। ठीक, तो अच्छा अब सुनो, मैंने तुम्हें यह बताया कि OH का +M ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू CH3। लिखवाया हुआ है ये कि OH का +M ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कौन डिसाइड करेगा कि NO2 कहां आएगा? OH। कौन डिसाइड करेगा? OH। OH की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा? NO2।
हमें कितनी बार लगाना है? 2 बार। डाई नाइट्रेशन मतलब हमें कितनी बार NO2 लगाना है? 2 बार। देखो पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर यहां लगाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको यहां लगा देता हूं, OH और CH3 तो यहीं लगे रहेंगे। अगर मैं NO2 को यहां लगाता हूं तो इससे क्या होगा? भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये कभी भी नहीं करना, ठीक? ये कभी भी तुमने नहीं करना है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाए। तो बचती 2 ही जगह हैं, एक ये और एक ये। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना था? अगर तुम ध्यान से देखो तो जितना मैंने PCM का इस बार टेस्ट डाला था वो सब इसी बुक से था, 4 या 5 क्वेश्चंस को छोड़ के। एक बार NO2 यहां आ जाना था और एक बार NO2 यहां। डायनाइट राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन कॉल्स रिएक्शन, ये तो मैं पता ही है। देखो ये CBSE का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? देखो बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। इसमें जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर है वो किस में इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में। डोनेट नहीं हो सकता। रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, डोनेट नहीं हो सकता। तो ये वीक बेस है। ये कैसे बेस है? वीक। यहां पे डोनेट हो सकता है लेकिन कोई सपोर्टिंग ग्रुप नहीं है, ना कोई प्लस आई है ना कोई माइनस आई है ना। लेकिन यहां पे तो R ग्रुप है। R मतलब CH3। तो यहां पे कैसा ग्रुप लगा? एक तरह से प्लस है। और हमने पढ़ा है कि प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अमीन्स के चैप्टर में पढ़ा था ना कि प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कि भाई ये क्लास बीच में छोड़ के चला जाता है, पढ़ता है नहीं, थोड़ी तारीफ करनी पड़ती है ना बच्चों की। इसमें जो कार्बन है वो कैसे हाइब्रिड स्टेट में है? sp। sp मतलब लीनियर। sp का मतलब, अच्छा ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है? तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट थोड़ा सा यूज कर रहा हूं, फिजिक्स। और कार्बन कैसा है? पॉजिटिव। तो यहां पे एक डायपोल बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहां पे भी एक डायपोल बनेगा पॉजिटिव से। और डायपोल कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है और इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स कैंसल ईच अदर। तो इसमें नेट डायपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा? 0। नेट डायपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा? 0। अगर नेट डायपोल मूवमेंट कभी भी 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? नॉन पोलर। ठीक। लेकिन ईथर्स के अंदर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो वो बेंट शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं? बेंट शेप में। क्यों? क्योंकि ईथर में जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 विद 2 लोन पेयर्स। sp3 विद 2 लोन पेयर्स। तो उसकी शेप हो जाती है बेंट या वी शेप। बेंट कह लो या वी शेप। अब फिर से ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कार्बन्स कैसे होंगे? पार्शियली। तो डायपोल कहां से कहां आएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका डायपोल पॉजिटिव से। अब ये दोनों डायपोल तो देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो इनका नेट डायपोल मूवमेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? पोलर। समझ आया? तो पेपर में बस ये लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिड विद 0 लोन पेयर्स, या इसकी शेप कैसी है? लीनियर। तो इसमें जो डायपोल्स हैं मैं लिखवाता हूं, लिखो। इन CO2, पेपर में आ सकता है ये। इन CO2 कार्बन इज sp hybridized. In CO2 carbon is sp hybridized. In CO2 carbon is sp hybridized having a linear structure. In CO2 carbon is sp hybridized having a linear structure. CO2 में जो कार्बन है वो उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होती है? sp, जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। Due to which dipole moments of CO bond cancel each other. ठीक।
In CO2, carbon is sp hybridized, having a linear structure, due to which dipole moments of CO bond cancel each other. Hence, net dipole moment is 0. Hence, net dipole moment is 0. Hence, net dipole moment is 0, due to which CO2 is non-polar. Due to which CO2 is non-polar. अगले पैराग्राफ से शुरू करना. In ethers, oxygen is sp3 hybridized. In ethers, oxygen is sp3 hybridized, having a bent or V-shaped structure. Having a bent or V-shaped structure. Bent or V-shaped structure. Hence, dipole moments do not cancel each other. Hence, dipole moments do not cancel each other, due to which ethers are polar in nature. Dipole moments do not cancel each other, due to which ethers are polar in nature. ये डायग्राम्स बना लें. In ethers क्या लिखवाया था? Oxygen is sp3 hybridized, having a bent or V-shaped structure, due to which dipole moments do not cancel each other, making the ethers polar. ठीक. फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए ध्रुव. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? हाँ. सर आप एक बार लास्ट का दिखा दो. संजय बुक में बना हुआ है, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ. मैं तो पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो सबको. Why preparation of ethers from secondary and tertiary alcohols by acid dehydration is not suitable method? Okay. इसका रीजन भी लिख लो. बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स प्रेफर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन. ये मैं लिखवाता हूँ, लिखो. Why preparation of ethers from secondary and tertiary alcohols by acid dehydration is not a suitable method? नहीं लिखवाया हुआ. इसमें रीजन लिख लो. दिस इज सो बिकॉज. क्वेश्चन नंबर 2. This is so because secondary and tertiary alcohols prefer to undergo. This is so because secondary and tertiary alcohols prefer to undergo intermolecular dehydration. Prefers to undergo intermolecular dehydration, leading to the formation of alkenes. This is so because secondary and tertiary alcohols prefer to undergo intermolecular dehydration, leading to the formation of alkenes. ethers नहीं बना सकते. ठीक. intermolecular dehydration leading to the formation of alkenes. नीचे एक रिएक्शन लिख देना. कोई भी एक 3 डिग्री अल्कोहल ले लो. इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन मतलब जो अभी तक हम डिहाइड्रेशन करते आए हैं उसी को हम इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन बोलते हैं. अगर हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराएं तो OH यहाँ से, H यहाँ से बाहर, डबल बॉन्ड आ जाता है. ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती है 3 डिग्री और 2 डिग्री. चलो देखो. ABC आर द 3 non-cyclic functional isomers of carbonyl compounds. मतलब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स में वो जिसमें CO आता है. CO किस किस में आता है? एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन इन सब में ध्यान से देखो, इनका आइसोमर का फॉर्मूला क्या दिया है? C4H8O. क्या फॉर्मूला दिया है? C4H8O. एक ही ऑक्सीजन है तो मतलब या तो ये एल्डिहाइड्स हैं या ये कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कितने ऑक्सीजन होते हैं? 2. ठीक. तो ये क्लियर हो रहा है कि C4H8O या तो एल्डिहाइड्स हैं
या ये क्या है, तुम्हें पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में लिखने का तरीका देख लो। तुम लिखोगे कि सिंस दे आर कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स ओनली वन ऑक्सीजन, हेंस दे आर आइदर एल्डिहाइड्स, और पहली लाइन से ये समझ आता है। ठीक, जैसे जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं तुमने पेपर में वैसे वैसे ही लिखना है, सीधा आंसर नहीं लिखना, उनको बताना है कि तुम कैसे कैसे उसको प्रोसीड कर रहे हो। ठीक, आइसोमर ए एंड सी गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। तो तुम लिखोगे कि सिंस ए एंड सी गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, हेंस ए एंड सी मस्ट बी एंड डी मस्ट बी, बी मस्ट बी कीटोन। फिनोल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, फिनोल में फिनॉक्साइड आयन मिलता है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक, द कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109.28 डिग्री। इसमें आएगा ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन एंगल इज स्लाइटली लेस। केमिकल बॉन्डिंग में होता था कि लोन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो इसका रीजन याद कर लें फिलहाल के लिए, जब केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। इसका रीजन लिख लो, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शंस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। लोन पेयर रिपल्शंस के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा ये देखो भाई, ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री, ये तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया। CH3 थ्राइस C OCH3, इसको फिर से रिएक्शन कराई किसके साथ, HI के साथ। किसके साथ, अच्छा अब हमने क्या कहा कि जब भी हम HI से रिएक्शन कराएंगे हम ये देखेंगे कि इसके साथ वाले कार्बन कैसे हैं। अगर 3 डिग्री बेंजाइलिक या अलाइलिक होता है तो उसके साथ क्या लगाना है, आयोडीन। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आयोडीन, एंड दूसरे वाले के साथ हम OH लगा देंगे। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है ये। अच्छा, और ये भी याद रखें कि इसका जो रिएक्शन है ये कौन से पाथवे से चलता है, SN1। कौन से मैकेनिज्म से चलता है, ये याद रखें। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN1 पाथवे। असर्शन रीजन में काम आएगा तुम्हारे, एक दो असर्शन रीजन है स्टार्टिंग में जो इसमें दिया हुआ है। ठीक, SN1 पाथवे से चलता है ये, कोई दिक्कत। तो तुम ये लिखोगे इट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। इसमें रीजन क्या लिखना है प्रॉपर, इसमें तो रीजन पूछा है ना, प्रोडक्ट्स तो पूछे नहीं है। इसमें रीजन क्या दोगे कि कार्बन अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज 3 डिग्री, हेंस रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN1 पाथवे लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। लिख लो, मैं लिखवाता हूं। सिंस द कार्बन अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज 3 डिग्री, since the carbon attached with oxygen is 3 degree, hence reaction proceeds by SN1 pathway. Since carbon attached with oxygen is 3 degree, hence reaction proceeds by SN1 pathway. Since carbon attached with oxygen is 3 degree, hence reaction proceeds by SN1 pathway, leading to the formation of stable carbocation, leading to the formation of stable carbocation, and hence, अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन के बाद ब्रैकेट में ये लिखोगे, जहां पे पहले आयोडीन लगा है उससे पहले वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ब्रैकेट में ये लिखो, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये चीज आयोडीन लगने से पहले कार्बोकेटाइन बनता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस एंड हेंस ये दो प्रोडक्ट्स, एंड हेंस उसके बाद ये प्रोडक्ट्स लिख दोगे। ठीक, नोट करो। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
चलो देखो, ये कीटोन है, ठीक। कीटोन में अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं तो क्या बन जाता है? अल्कोहल। लेकिन बाकी किसी पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। गौरी तुमने जाना तो जा सकती हो। मैं भी जाऊँ? हाँ बिल्कुल, जिसने जाना जा सकता है। नहीं अभी नहीं करूँगी, मेरे को 45 पे जाना है। देखो डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। कार्बन पे क्या आ जाएगा? और इस वाले पे H। वो एरर चला गया, दोबारा से तो नहीं शुरू हो गई मीटिंग? चेक करें जरा। देखो बेंजीन का ऑक्सीजन कभी बॉन्ड टूटता नहीं है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा? OH। और C2H5 के साथ क्या आ जाएगा? I। सिंपल, कोई दिक्कत? राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल टुवर्ड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि सोडियम मेटल के साथ, या मैं लिखवाई देता हूं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम। अगर कोई कहे कि सोडियम के साथ बताओ, अल्कोहल्स की रिएक्शन अगर कोई कहे कि किसके साथ बताओ? सोडियम के साथ, तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक। एंड अगर कोई कहे कि सोडियम नहीं HX के साथ बताओ, किसके साथ? HX के साथ, तो इसमें उल्टा होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर कोई कहे कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बताओ, किसकी रिएक्शन की? डिहाइड्रेशन, तो उसमें भी 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये याद रखें, अल्कोहल सोडियम के साथ अगर रिएक्टिविटी पूछी है तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। HX के साथ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अच्छा, इसमें अगर डिग्री सेम है, अगर डिग्री क्या है? इफ डिग्री इज सेम, तो प्लस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। सर टीना पूछ रही क्लास क्यों नहीं चल रही है? कहो कि बच्चे नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा। तो उसने मुझे क्यों नहीं फोन किया? ये वही था। प्लस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, इसमें प्लस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें भी प्लस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, अगर डिग्री सेम है, ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखें, नोट कर लो। ये अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये सोडियम के साथ, ये HX के साथ, ये डिहाइड्रेशन। तीनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर सोडियम के साथ पूछेगा, पहले डिग्री चेक करनी है हमेशा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और फिर अगर डिग्री सेम है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक। सिमिलरली प्लस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX बढ़ेगी, एंड अगर डिहाइड्रेशन में पूछेंगे तब भी प्लस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक। नोट कर लेंगे। गिवन आर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, फिर 2 डिग्री, फिर याद रखना एसिडिक में भी लिख लो, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लो कहीं पे, जहाँ पे हमने ये ऑर्डर लिखा था उसी में लिख लो। अगर कोई एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और प्लस आई बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज। प्लस आई बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? अगर कभी कभार ना अल्कोहल्स में बेसिक स्ट्रेंथ भी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ अल्कोहल्स में, तो उसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उसमें प्लस आई बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक का उल्टा। लिखो एक क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन सब रिकॉर्ड हो रहा है। करवाया हुआ है। एल्कीन बन रहा है,
ये दूसरा ये दूसरा ये दूसरा इसमें ईथर बनेगा। ये भी बोर्ड में आता है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी कंपाउंड में ऑक्सीजन है और H प्लस है तो सबसे पहले क्या रिएक्शन करनी होती है, प्रोटोनेशन। जब मैंने मैकेनिज्म कराया था तो मैंने बताया था कि जब भी ऑक्सीजन होता है और H प्लस होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, प्रोटोनेशन। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। चलो देखो, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ओहो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, H प्लस को। H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, H प्लस को। जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा, एक H तो देखो पहले लगा हुआ था, एक H और लग गया। लेकिन जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिया तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा स्टेप क्या है, H2O बाहर निकालना। देखो यहां तक क्लियर है। अब हमें वाटर बाहर निकालना है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन। ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को। क्लियर है यहां तक, ठीक। तो इससे मिलेगा CH3 CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ में H2O बाहर आ गया। अब ध्यान से देखो, CH3 CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आ ही गया। अब मुझे इसके साथ क्या लगाना है, OCH2। तो थर्ड स्टेप में इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास क्या बन गया था, CH3 CH2 प्लस क्या बन गया। अब इसको देखो, इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मतलब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए, तो देखो अब इसमें क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अब किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको। तो ऑक्सीजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इसको। ठीक, और याद रखना एरो कहां से शुरू करनी है, जहां इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और खत्म कहां करनी है, जहां इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो देखो CH3 CH2 तो पहले से ही था। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसको। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, एक H और एक CH2 CH3। एक तो H लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, CH2 CH3। लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमें इसको स्टेबल करना है, H प्लस बाहर निकाल देते हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब ध्यान से देखो, तो हमें प्रोडक्ट में ये H नहीं चाहिए, है ना। तो हम इस H को बाहर निकाल देते हैं और इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, ऑक्सीजन को। बन गया प्रोडक्ट। तो ये है छोटा सा प्यारा सा मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। कोई डाउट, क्लियर है। अभी रुक जाओ, अभी कोई खत्म नहीं हुआ काम। ये क्लियर है। यहां पे एक और पॉसिबिलिटी थी, यहां तक लिख लिया। अब देखो, चलो सुनो, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 प्लस तो बन ही गया था, यहां तक तो हमने बना ही लिया ना। अरे ऐसे नहीं, फर्स्ट ऐसे मत लिखना, अभी रुक जाओ। एक हाइड्रोजन को मैं अलग से दिखा लेता हूं, एक हाइड्रोजन को अलग से दिखा देता हूं, और ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ के यहां डाल देता हूं। ये वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ के कहां डाल देता हूं, यहां पे। तो उससे क्या मिलेगा अपने को, CH3 की जगह क्या बन जाएगा, CH2। एक हाइड्रोजन तो हट गया ना, और डबल बॉन्ड CH2। ये क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म किसका हो जाएगा, ये मैकेनिज्म हो जाएगा अगर हमें यहां से क्या बनाना होता, एल्कीन। क्या बनाना होता,
तो ये दो मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर से हैं। अच्छा, तो आपने दो मैकेनिज्म कराना था हमको पॉसिबल। आदत पड़ चुकी है फीलिंग्स नहीं है। लेकिन इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा। नंबर तो यही है ना, ये नंबर 1 पे एक नया स्टेप आ गया ना। Sir, we forgive you for your sins. देखो, अगर हम कंसंट्रेट H+O4 से रिएक्ट कराएं, पहले H+ आएगा, H+ से क्या हो जाएगी उसकी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए हम वाटर को बाहर निकाल देंगे, कार्बोकेटाइन बना। अगर इथीन बनाना है तो बस उसके साइड वाले कार्बन से क्या निकाल देना है बाहर, हाइड्रोजन, इथीन बन गया। तो ये मैकेनिज्म हो गया डिहाइड्रेशन का। किसका मैकेनिज्म हो गया? डिहाइड्रेशन का। और ऊपर वाला मैकेनिज्म किसका हो गया? ईथर फॉर्मेशन का। किसका? डिहाइड्रेशन से अगर ईथर बनाना है तो कैसे बनेगा। ठीक, तो दो मैकेनिज्म है, दोनों में से एक पेपर में आएगा ही आएगा, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी नीचे वाले की ही है डिहाइड्रेशन की, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है थोड़ी। तो इसकी फोटो मत खींचो। दोनों बनाएं।